ठीक है ना। नॉर्मल सिटीजन्स के लिए आपका 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख और अबव 10 के रेट्स हैं, नील, 5, 20 एंड 30। फॉर द सीनियर सिटीजन्स these rates are 3 lakh, nil, and persons who are up to 5 lakh, 5%, up to 10 lakh, 20%, and above 10 lakh, 30%. यहाँ तक हो गया आपका। Further, if the person in the age category of super senior citizens, means who is up to the age of 80 or more, those are considered as the super senior, this super senior citizen. तो सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 लाख टैक्स रेट नील, अप टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। ये सिंपल रेट्स हैं एकदम, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, ये रेट आपने लिख लिए। नाउ सम सरचार्जेस आर देयर, उनको आप लिख लीजिए। सरचार्ज at the rate 10% if the total income, पूरी वर्ड ऐसे ही लिखिएगा, at the rate 10% if the total income exceeds 50 lakh rupees but does not exceeds rupees 1 crore। ठीक, 15% if the total income exceeds 1 crore but not exceed rupees 2 crore। At the rate 25% if the total income exceeds 2 crore rupees but not exceeds 5 crore rupees। At the rate 37% if the total income exceeds 5 crore। और ये किन के लिए लागू होने वाला है ये सरचार्ज, इसके आगे लिख लीजिए एक पूरा, इसके आगे एक ब्रैकेट बना के कि ये चारों जो आपने रेट्स लिखे ऑफ द सरचार्ज इज गोइंग एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल्स, HUF, AOP एंड BOI। इनके ऊपर केवल ये सरचार्ज लागू होंगे। तो क्या बाकी पे लागू नहीं होंगे सर? हाँ, लागू होंगे। फॉर द फॉर्म्स के लिख लीजिए, फॉर्म्स के लिए सरचार्ज लिख लीजिए एट द रेट 12% if the total income exceeds 1 crore and for the domestic company at the rate 7% if total income exceeds 1 crore rupee but does not exceed 10 crore rupees and at the rate of 12% if the total income exceeds 10 crore rupees। ये किस पे लागू होने वाले? फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज। तो अभी मैंने आपको क्या क्या लिखवा दिया, नॉर्मल रेट्स, इंडिविजुअल के लिए क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक, फिर उसके बाद सरचार्ज लिखवा दिए। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि कंपनी के ऊपर क्या टैक्स लगेंगे। फर्म्स एंड कंपनीज आर टैक्सेड एट द रेट ऑफ 30%। ये जो आपने लिखा वो तो सरचार्ज लिखा कि इंडिविजुअल का, HUF का, AOP, BOI का क्या है, फर्म का क्या है और कंपनीज का क्या है, उनको टैक्स भी तो देना पड़ा होगा। सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स। तो कंपनीज के ऊपर क्या सरचार्ज लगने वाले हैं? दैट इज 30% फ्लैट रेट, कुछ भी उसमें कम ज्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, और एक चीज आपके लिए बचती है, दैट इज द HESC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज एट द रेट ऑफ 4%। ये ऑलमोस्ट सब तरीके की इनकम पर लगेगा, और जहां पर किसी इनकम में या किसी कैटेगरी में अलग से कुछ सेस लगने हैं तो वो और लग सकते हैं। तो व्हाट इज द सेस? सेस इज द चार्ज विच इज इम्पोज्ड ऑन टैक्स वैल्यू
प्लस सरचार्ज वैल्यू। समझ आती जा रही बात? हम लोग की क्लास में ये डिस्कस हो चुका है कि व्हाट इज द टोटल इनकम, और टैक्स किस पर लगेगा? टोटल इनकम पर। टोटल इनकम पर आपने टैक्स कैलकुलेट कर लिया, इस टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज लगाओगे टैक्स वैल्यू के ऊपर, फिर टैक्स वैल्यू और सरचार्ज को जोड़ोगे, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे? उसके ऊपर आप लगाओगे सेस। तो यहां तक की बात आपको काफी अच्छे से डिस्कस हो गई। तो एक छोटी सी वैल्यू हम आपको देते हैं, इफ द इनकम ऑफ एनी पर्सन इज रुपीज 12 लाख, ओके, if the income of any person is rupees 12 lakh and he is in the age category of 48 years, वो 48 साल के हैं और उनकी इनकम 12 लाख रुपए है। नाउ कैलकुलेट द टोटल टैक्स लायबिलिटी। जरा इस काम को करिए फटाफट मेरे साथ और मुझे बताइए कि क्या टैक्स वैल्यू निकल के आई और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हुई, प्लीज। तब तो इस डिस्कशन का कुछ आउटकम है, वरना ये लिखा हुआ आपको कहीं भी मिल जाएगा, इन द एनी बुक और द नेट, जहां भी आप ढूंढेंगे। यस, ये मान रहा हूं मैं कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या हो गया? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे गायब है वो। यस, यस एनीबॉडी। सबसे पहले बेटा टैक्स बताओ कितना हुआ 12 लाख पे? सर 1,37,500 टैक्स। 1,37,500। Anybody else? How have you calculated this? कैसे किया है बेटा ये? सर 0 to 2,50,000 में सर नील टैक्स रेट लिया है सर, फिर 2,50,000 से लेकर 5 लाख में सर अमाउंट लिया है 47,500 सर, फिर 5 लाख से अप टू 10 लाख तक में 90,000 सर। ओके, मतलब आप मुझे वो कैटेगरी बताइए, 2.5 से 5 वाले पे कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ आपका? यस सर। 2,50,000 से 5 लाख के बीच में कितना टैक्स कैलकुलेट हुआ? सर 47,500 ओके, व्हाट परसेंटेज यू हैव अप्लाइड? सर 5%।
5% ऑफ सर 5% ऑफ 95,000 ये क्यों? सर क्योंकि ऊपर अमाउंट 2,50,000 तक में तो सर नील टैक्स होगा ना। हाँ ठीक, तो अगला बच रहा है हमारा 2,50,000। बिकॉज इन द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स, ये जो आपको रेंज बताई गई ना, इनको फॉलो यस करते सर। हुए चलना है। तो हम 2.5 लाख तक अगर बोलते हैं दैट इज द एग्जेम्पशन लिमिट, तो 2.5 लाख तक तो नील हो गया टैक्स। तो अगली यस सर। इनकम अगर उसकी 2.5 से 5 लाख के बीच है तो 5 लाख माइनस 250, तो व्हाट इनकम इज टैक्सेबल? 250। इज इट यस क्लियर? सर। तो यस सर। 250 पे 5% हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12,500। यस सर। क्लियर? यस सर। तो in the tax bracket or the in the income range of which is lying between 5 lakh to 250 is 250, तो उस पर क्या यस आएगा सर। हमारा 5% के हिसाब से 12,500। नाउ यस नेक्स्ट सर। वन, अगली कैटेगरी में क्योंकि उनकी उसकी इनकम 12 लाख तक जा रही है, तो अगली कैटेगरी में वो 5 से 10 तक की उसकी पूरी इनकम है। नाउ 10 लाख माइनस 5 लाख, तो विच इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल? 5 लाख रुपीज। 5 लाख। तो यस, तो 5 लाख पर अगर हम 20% लगाएंगे तो दैट वुड बी द 1 लाख रुपीज। यस सर। कैलकुलेट करते रहिए साथ में, दैट विल बी द 1 लाख रुपीज। क्लियर? अब अगर ये 1 यस सर। लाख रुपीज है, अब उसकी कितनी इनकम बच रही है? जो 10 लाख तक की तो हम लोग टैक्सेबल कर चुके हैं, तो सर अब 2 उसकी लाख। इनकम बच रही है 2 लाख। और 2 लाख पर बोला अबव 10 इज 30%, तो 2 लाख पर 30% लगा लीजिए विच इज 60,000। क्लियर? यस तो सर। आपके पास टैक्स की 3 वैल्यूज आ गई, एक 12,500, दूसरी 1 लाख रुपए, तीसरी 60,000 रुपए। इन तीनों का टोटल लगा दीजिए, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 1,72,500। इज इट यस ओके? सर। यस सर। यस, दिस इज द टैक्स वैल्यू। अब वो आपको बोलता है, आपको ढूंढना है क्या इसमें कोई सरचार्ज लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि उसने बोला कि इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹50 लाख एंड इन दिस केस द टोटल इनकम इज जस्ट 12 लाख, तो नो सरचार्ज इज एप्लीकेबल। ठीक, तो यू हैव टू राइट यस डाउन द सरचार्ज और उसके आगे आप लिख देंगे नील। ठीक, छोड़ेंगे नहीं इसको, दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। तो आप लिखेंगे सरचार्ज, फिर उसके बाद छोड़ देंगे उसको नील। ब्रैकेट में लिख सकते हैं या उसके नीचे लिख सकते हैं विद इन द ब्रैकेट, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल। फिर उसके नीचे आप आ जाइए, HESC लगेगा, क्योंकि वो तो लगता ही है, चाहे इनकम टैक्स में भी लगता है और सरचार्ज है तो सरचार्ज के साथ जुड़ के लगता है। तो HEC 4% के हिसाब से लग जाएगा। तो 1 लाख, ये जो भी आपने वर्कआउट की है टैक्स वैल्यू 72,500, इस पे 4% लगाइए। उसका नाम दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन टैक्स। निकालिए फटाक से, उसको ऐड करिए। यस सर। कर लिया? यस सर। हाँ, कितना आया बेटा? सर 1,79,400। हाँ, तो अब ये जो 4% लगा के आपने जोड़ दिया, उसके बाद जो आपने टोटल लगाया दैट इज द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर वट एवर नेम इज, वो जो भी SSC हैं। अगर वो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं और उनकी एज 48 ईयर्स है, तो इस तरीके से उनका टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके एक सर। सिंपल टाइप का, बिल्कुल मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन या एक वे ऑफ टैक्स कैलकुलेशन का सिंपल मेथड अभी बताया है। अब इसी मेथड को आप अपने दिमाग में रखिए, और इसमें कितनी तरीके की चीजें अप एंड डाउन हो सकती हैं। अगर हम इसी इनकम को बोल देते कि ये इनकम हमारी कितनी है, 4,80,000, तब क्या हो जाता है? 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट नील। अब आपको 480 में से माइनस करना पड़ता है 250, तो अब आपकी कितनी वैल्यू आती है? 130, एंड 130 इज गोइंग टू बी टैक्सेड एट द रेट ऑफ 5%। इस 130 पर आप 5% लगाते,
और वो वैल्यू आपकी बनती कि ऊपर उसकी इनकम कोई है ही नहीं 480 से आगे। तो ये जो आपका 130 पर 5% आता, आई थिंक 6500, इज इट? करते Sir, चलिए your सर। voice was crumbling. ओह, अगेन द इश्यू ऑफ वॉइस। मेरा तो स्पीकर बता रहा है कि यार ठीक ठीक है, देखिए कुछ ठीक हुई। Yes, sir. तो if the income of any person who is in the age of 48 is 480, 4,80,000, तो यही कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, 2.5 लाख हम पहले हटा देते एग्जेम्पशन के, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बचती, 180, सॉरी 130, और 130 पे 5% लगा देते, 5%, तो हमारा टैक्स वैल्यू क्या आ जाता, 6,500 रुपये। ठीक ना? इस पे हम 4% का सेस लगा देते। यस, आर यू गेटिंग द वॉइस? प्लीज कंफर्म, बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू था। आर यू गेटिंग द वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Your voice is तो clear. बेटा ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से? तो किसी भी रेंज में इनकम हो, अब आपको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है। इंडिविजुअल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो स्लैब्स ध्यान रखने हैं टैक्स के, दूसरा क्या ध्यान रखना है, उसकी एज। अब उसकी एज एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि द रेट्स इज कनेक्टेड विद द एज। एज के हिसाब से ये रेट आपके बदलते रहते हैं। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है और इस मेथड से आप कैलकुलेट करते चले जाइए। नाउ वन थिंग, एक बात है जो इसमें मुझे अभी आपसे और करनी है, दैट इज सेक्शन 87A। सेक्शन 87A, सेक्शन 87A ये बोलता है कि इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन, अब पर्टिकुलरली द इंडिविजुअल, अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, इफ द टोटल इनकम, टोटल इनकम को अंडरलाइन कर लीजिएगा और इंडिविजुअल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल इज up to rupees 5 lakh or not exceed to the 5 lakh, then he is entitled to get deduction from the amount of tax payable up to rupees 12,500। ये है सेक्शन 87 कैपिटल A। This is called the rebate on income tax। ठीक, दिस इज कॉल्ड rebate on income tax। ये इनकम टैक्स के रिबेट है। वो ये बोल रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख तक है, मतलब 5 से ज्यादा ना हो 1 रुपए भी, और कौन सी इनकम, टोटल इनकम, नॉट जस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। आप ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम का फर्क समझ चुके। तो जो भी सेशन बेटा होते जाए उनको अच्छे से पकड़ते चलिए, क्योंकि उसी के ऊपर स्टेप्स हैं और ये लेडर की तरीके से आप चढ़ेंगे आगे तक। और पीछे के सेशन जिनके छूटते हुए जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम इन द फर्दर सेशंस, क्योंकि जो भी बात निकल के आएगी वो पीछे से कनेक्ट होगी और वहाँ पे उनको दिक्कत होने लग जाएगी। तो प्लीज़
आप ये परोपकार करें कि जितने आपके साथी छूट रहे हैं तो प्लीज शेयर देम, उनके साथ अपनी इनको आप शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अपने इसके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जहाँ पर भी जो ये क्लासेस का है तो ये क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। सो टोटली रिकॉर्डेड है, व्हाट रिस्पॉन्सेज यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट इज द थिंग्स आर डिस्कस इन द क्लास, ऑल आर द रिकॉर्डेड एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। तो वहाँ का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अगर किसी की भी कोई क्लास छूट रही है तो उसको भी मदद मिल जाएगी, आपस में आप लोग मदद कर सकते हो एक दूसरे की। देन अगर ओके कोई सर। अगर कोई और दूसरी दिक्कत है तो इन क्लासेस के जो यूट्यूब लिंक्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो उनको भी आप देख सकते हो या आपके साथी देख सकते हैं। बट द सर कोर आप लिंक मोटिव, शेयर कर दीजिए एक बार, तो हम लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सर हम लोगों को नॉलेज हो जाएगी उस चीज के बारे में। ठीक, कोर इशू और द कोर मोटिव बिहाइंड दिस डिस्कशन इज कि फर्दर जो हमारे सेशंस हों उनमें आपके पास नॉलेज बैकग्राउंड पूरा हो फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा है इसलिए मैंने कैमरा बहुत देर से खोला है आज, ठीक है, तो नेटवर्क आज थोड़ा परेशान कर रहा है। तो मैंने आपको एक बात ये बताई कि अंडर सेक्शन 87A इफ द टोटल इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल एक्सीड्स ₹5 लाख मीन्स अप टू ₹5 लाख, तो उसको इनकम टैक्स में 12,500 तक की रिबेट मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि जो केस मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 4,80,000, if the total income was 4,80,000 then the section 87A will apply. If section 87A will apply, then what happen, that person is got to be rebated from the income tax. आप कैलकुलेशन वैसे ही पूरा करेंगे, मतलब 2.5 लाख लिखेंगे एक साइड में, जैसे आप बनाओगे अपना टेबल तो उसमें आप लिखो इनकम, फिर आप लिखो रेट एप्लीकेबल, फिर उसके बाद आप लिखो टैक्स वैल्यू। तो पहले 2.5 लाख आप रेट एप्लीकेबल में लिखोगे नील, तो वैल्यू आ गई नील। नेक्स्ट आपका क्या होगा, 480 माइनस 2.5 लाख 1,30,000 एट द रेट 5%, वैल्यू आ गई आपकी 6,500। ये आपने कैलकुलेट करी, तो जैसे ही आपने कैलकुलेट की तो ये बन गई उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। नीचे आप लिख दीजिए कि सेक्शन 87A, एज पर द सेक्शन 87A द इनकम ऑफ मिस्टर सच एंड सच इज बिलो 5 लाख, सो ही इज इंटाइटल्ड फॉर द टैक्स रिबेट। और उस पूरे के पूरे अमाउंट को आप फिर से लिख दीजिए कि इतने अमाउंट यानी 6,500 तक वो पूरी छूट पा सकता है, और उसको आप रिबेट देके उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी, नील। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जिनकी इनकम टोटल 5 लाख तक जा रही है वो सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, वो सारे के सारे लोग आपके लिए क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, वो सब के सब टैक्स रिबेट पा जाएंगे। और ये जो 4,80,000 है दैट इज मिससेड बाय मी, वो होना चाहिए 3,80,000। 3,80,000 होगा तब तो डिफरेंस 1,30,000 आएगा, वरना 2,30 आ जाएगा, और 2,30 में टैक्स वैल्यू कुछ और हो जाएगी, करेक्ट। तो वैल्यू हमारी अगर होगी, ये जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें होगी अगर 3,80,000, देन द टैक्सेबल वैल्यू विल बी द 1,30,000 एंड द टैक्स अमाउंट 6,500। तो रिबेट विल ऑल्सो गेट, दैट पर्सन गेट द रिबेट ऑफ 6,500, उसकी पूरी की पूरी छूट जाएगी अंडर सेक्शन 87A। क्लियर। आपसे टैक्स रेट डिस्कस हो गए, आपसे एसएससी अगर इंडिविजुअल है तो उसकी एज के हिसाब से क्या टैक्स रेट है वो डिस्कस हो गए, कंपनी के क्या टैक्स रेट हैं वो, फर्म के क्या टैक्स रेट हैं वो, सरचार्ज के क्या रेट्स हैं वो डिस्कस हो गए आपसे, और रिबेट कैसे मिलती है अंडर सेक्शन 87A ये भी डिस्कस हो गया। नाउ फर्दर, ये जो इनकम मैंने आपको रैंडम बोल दी एकदम, 12 लाख, 4,80,000, 3,80,000, ये बेटा किस केसेस में है, विच आर कंसिडर्ड एज द नॉर्मल इनकम्स। कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिन पर स्पेशल रेट अप्लाई होते हैं, वो इस कैटेगरी से बाहर रहेंगी। वो इनकम कौन कौन सी हैं,
उनको आप लिख लो फटाफट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर किसी को इससे इनकम है, बिकॉज जीटीआई हमारा कैसे बनता है, जीटीआई बनता है 5 हेड ऑफ इनकम से, और इस 5 हेड में एक हेड है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन दो तरीके का हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल गेन से होने वाली इनकम में आप ये वाले रेट नहीं लगाएंगे, उनको अलग रखेंगे, उनके लिए स्पेशल रेट्स हैं, ठीक है। वो हम लोग जब कैपिटल गेन का चैप्टर डिस्कस करेंगे तब उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लिख सकते हो कि उन पे अलग रेट है, उनको इन नॉर्मल इनकम में शामिल नहीं करना, वो अलग रेट से टैक्सेबल होंगी उसी स्टेटमेंट में, ठीक। वो टोटल इनकम का हिस्सा फॉर दिस पर्पज ऑफ कैलकुलेशन आप उनको नहीं बनाओगे, अभी के लिए केवल इतना ही है, ठीक। दूसरा पॉइंट, द गेन्स, the gains arises from the listed shares without indexing। ऐसे ही नोट कर लीजिए जैसे मैं लिखा रहा हूं आपको। the gains arises from the listed share without indexing the cost of acquisition। यानी शेयर से होने वाला कोई भी गेन जिसमें कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन नहीं किया गया, वो इनकम भी इसमें शामिल नहीं होगी। अभी मैं क्या बता रहा हूं, केवल कि ये जो इनकम है जिसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट किया, इस पर कौन कौन सी इनकम शामिल नहीं होंगी, इतना बता रहा हूं केवल, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है इसमें, लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन, गेन्स फ्रॉम द शेयर्स, और अगली कौन सी इनकम है, इनकम फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस एटसेट्रा, ये भी इसमें शामिल नहीं होगी, क्लियर। तो इन पे दूसरे रेट लगते हैं और हम लोग पूरा सेपरेट इसका चैप्टर डिस्कस करेंगे, द कैपिटल गेन। उसमें ये शुरुआत के आपके 3 पॉइंट आ जाएंगे, 4, और जो ये विनिंग फ्रॉम लॉटरीज वाला है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके जो हेड है उसमें आ जाएगा, और वहां पे अच्छे से डिस्कस हो जाएगा क्या रेट एप्लीकेबल होगा, कैसे होगा। अभी आपको केवल ये देखना है कि ये जो इनकम है, अगर इसी में मैं ये बोलता 12 लाख जिसमें से कि 2 लाख रुपए उनकी लॉटरी की इनकम है, तो आपका फोकस कहाँ चला जाना चाहिए कि ये रेट जो आपको दिए गए हैं दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल अप टू ₹10 लाख। 2 लाख हटाओ भैया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाले हैं, इनके लिए कोई अलग से रेट है, वो बाद में मुझे बताया जाएगा, ठीक। ऐसे करेंगे आप, क्लियर। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ये सारी बात अच्छे से समझ आ गई है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, दैट इज इफ द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज रुपीज 1,50,00,000, then what is the total tax liability of Mr. X if he is a super senior citizen? क्लियर है? दोबारा दोहरा दूं, if the total income of Mr. X is ₹1,50,00,000 and Mr. X is of 82 years, then what is his total tax liability? ये आपको करना है, ठीक है। ये आप आराम से घर से कर लाइएगा, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है। कल इसको पहले आप मुझे बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो एक ऐसा डिस्कशन था जिसमें आपको इंटरेस्ट आया होगा और नई चीजों को आपने सीखने की इसमें कोशिश की। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि सारी बात हो रही इनकम पे, तो ना व्हाट इज द इनकम, ये इनकम क्या है?
तो इनकम आपको बताएगा कि 5 तरीके के हेड हैं, ठीक है भाई, इनमें जो कुछ आएगा वो सब इनकम हो जाएगा। ओके। और और बड़ी मजेदार बातें हैं जो आपको इनकम के विषय में पता चलेंगी कि दैट इनकम में बी द अर्न्ड, में बी एक्रूड, में बी ड्यू सेल कंसिडर्ड एज इनकम। एक्रू हो, ड्यू हो गई हो, मिल गई हो, सबको इनकम मानेंगे। फिर बोलता है डेफिनिट सोर्स होना चाहिए। इनकम वेदर अर्नड लीगली और इलीगली शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स। ये सबसे मजेदार बात है। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा मिलता है कि जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या ये पता चलता है कि ये इनके पास किसी इलीगल मीन से आया है, तो इनकम टैक्स तो आपको देना ही है। उसके कौन से रेट होंगे वो एक अलग बात है। अब उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉस प्रिवेलिंग इन द कंट्री। चोरी करके लाए हैं, डकैती करके लाए हैं, जहां से भी लाए हैं, तो उसके लिए वो क्रिमिनल आईपीसी लॉस काम करेंगे आपको दंड देने के लिए। लेकिन इनकम अगर दिख रही है तो उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, एज पर द रेट प्रेस्क्राइब्ड। और वो नॉर्मल रेट के अलावा भी हो सकता है, बिकॉज ये इनकम तो आपकी अनडिस्क्लोज्ड होगी, जो इलीगल है अधिकतर। अनडिस्क्लोज्ड पे दूसरे रेट हैं, वो तो हम लोग जब आगे जाएंगे फर्दर इन द कोर्स तब वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनकम मीन्स एनी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ मनी विच यू हैव, वेदर डिस्क्लोज्ड वेदर अनडिस्क्लोज्ड, वेदर लीगल वेदर इलीगल, कुछ भी है आपके पास, उसकी लीगैलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ आईपीसी, बट द मॉनेटरी वैल्यू इज द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स। क्लियर है ये बात अच्छे से? लीगैलिटी इलीगैलिटी की बात कॉन्सेप्ट का इसमें डिस्कस हो गया। दूसरी बात आती है इसमें, वेदर सच इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बाहर कमाई है, यहाँ कमाई, अगर टैक्स के नेटवर्क या रिजीम में आ रही है देन इट इज गोइंग टू बी टैक्सेड। टैक्स को अपनी रिजीम से मतलब है, ठीक है, उसके हिसाब से चलेगा वो। क्लियर? तो लीगैलिटी और इलीगैलिटी डिस्कस हो गई आपके साथ। और कुछ इनकम जो कैजुअल नेचर की हो सकती हैं, कुछ रेगुलर नेचर की हो सकती हैं, पीरियोडिकल हो सकती हैं। सारी की सारी इनकम मानी जाएंगी और सब अपने अपने हिसाब से टैक्सेबल हो। क्लियर है? कैजुअल नेचर की इनकम क्या हो सकती है? कोई लॉटरी निकल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी थी उसको आपने बेच लिया, ठीक, किसी भी तरीके की हो सकती है। तो इन पर वो जो प्रोविजंस हैं अंडर द लॉ फॉर ट्रीटिंग दीज इनकम्स वो एप्लीकेबल होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी सैलरी इनकम नहीं है, ये तो मेरी रेगुलर इनकम नहीं है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। रेगुलर इनकम भी टैक्सेबल है, एज वेल एज द कैजुअल इनकम भी पूरी तरीके से टैक्सेबल है। ठीक। अगली बात आती है आपके साथ में, लीगैलिटी इलीगैलिटी डिस्कस होगी, कैजुअल नेचर भी आपके साथ डिस्कस हो गया। अगर कोई भी कैजुअल नेचर की इनकम है तो वो भी टैक्सेबल। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, डिस्प्यूटेड इनकम। अभी डिस्प्यूटेड इनकम कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ इज देयर एनी प्रॉपर्टी विच इज have between the 2 or 3 or 4 brothers, एक ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 और 4 या 5 भाई आपस में हिस्सेदार है और उसमें बड़ी रेंटल इनकम हो रही है, तो नाउ द टैक्स लायबिलिटी इज फिक्स्ड। हु इज इन द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी और हु इज रिसीविंग सच इनकम। अब आपके बीच का जो झगड़ा है वो आप समझिए। अगर आप इनकम को रिसीव कर रहे हो, जो रेंट को ले रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। अब उसमें भाइयों की क्या हिस्सेदारी है, किसको क्या मिलना चाहिए, ये आप आपस में तय करिए। टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए सरदर्द कतई मोल नहीं लेगा। उसने सीधे सीधे बोला हु इज रिसीविंग द इनकम इज गोइंग टू बी लायबल फॉर द टैक्स व्हेन द इनकम इज डिस्प्यूटेड। यही तो डिस्प्यूट होता है ना, ये 4 भाइयों के हिस्से की है, वो अकेले लिए ले रहे हैं,
चारों टैक्स दें, हम क्यों दें? तो बोलेगा नहीं, जो रिसीव कर रहा है वो दे दे, जिसे मिली है वो दे, या जिसके पास कब्जा है वो दे। क्लियर है उसका व्यू एकदम? तो वेदर द इनकम इज डिस्प्यूटेड, उससे कोई मतलब नहीं है। द रेसिपेंट ऑफ सच इनकम, जिसके हाथ में उस इनकम का रेसिपेंट है, इज लायबल टू पे द टैक्स। ठीक है। नाउ द डाइवर्जन ऑफ इनकम, कितने तरीके से इनकम होती है। किसी को इनकम हो रही है, उसने उसको डाइवर्ट कर दिया किसी दूसरे की ओर, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे टैक्स इवेजन में और उसमें। तो अगर डाइवर्ट होके भी आ रही है तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी उसी के लिए जिसने डाइवर्ट की है। ठीक। तो डाइवर्जन और एप्लीकेशन, जिसने उसको इस्तेमाल किया और जिसने उसको डाइवर्ट किया, ये आपको उस समय डिस्कस होगा। अभी आप ध्यान रखिए बस कि कोई इससे बच नहीं सकता कि ये तो मेरी नहीं थी, ये तो मेरे चाचा ने मुझे दे दी है, ये तो ये दे दिया है, चाचा ने दे दी, अब आपने इस्तेमाल करनी शुरू करी, कुछ इनकम हो रही है तो आप दीजिए। चाचा ने दी तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आपने 10 लाख रुपए इनको दे दिए हैं, तो ये आए कहाँ से थे आपके पास? क्या ये 10 लाख रुपए टैक्स पेड हैं? अगर नहीं है तो फिर आपको उसके लिए टैक्स लायबिलिटी है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम में भी इनकम को कंसिडर किया जाएगा, कोई इससे बच नहीं सकता। ठीक। नाउ नेक्स्ट, इनकम मे बी इन द प्लस और माइनस, इसको अंडरलाइन करके लिख लो बहुत अच्छे से। इनकम आपकी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। अब ये बड़े कमाल की बात है कि इनकम माइनस में कैसे हो सकती है? इनकम माइनस में नहीं हो सकती किसकी? जो जॉब में है, जो सर्विस में है, वो इज द एम्प्लॉय। आप किसी एम्प्लॉय से कहो कि आप मेरे यहाँ 30 दिन काम करने आओ, उसके बाद में हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप हमको उल्टा कुछ दे जाओ, तब तो वो माइनस इनकम में जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। उनको कुछ ना कुछ तो आप पे करोगे ही। कम ज़्यादा का इशू अलग है, तो उसको कुछ इनकम हो रही होगी, भले कम हो रही हो। मैं इन द केसेस ऑफ बिजनेस लॉस होता है, तो लॉस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनकम इन द इनकम टैक्स पर्पस। और उसका यूज आगे कैसे होता है ये हम लोग सीखेंगे व्हेन वी आर डीलिंग विद द टॉपिक विच इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर है? अभी आप ये समझ लीजिए कि लॉस का मतलब अब इनकम टैक्स नहीं देना। हाँ, ये बात तो सही है कि उस समय नहीं देना, क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम पे पड़ता है, लॉस पे तो पड़ नहीं सकता। इट इज वेरी क्लियर। बट such loss is also considered as income and useful for the SSEs, or considered some vital type of value in the eyes of the income tax department। ये हम लोग फर्दर तब अच्छे से समझ पाएंगे और जानेंगे जब हम लोग का टॉपिक डिस्कस होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अभी इनकम मैंने आपको बताई कि किस किस तरीके की चीजों को इनकम माना जा सकता है, किस किस तरीके की चीजें हमारी इनकम होंगी। डिस्प्यूटेड इनकम, कैजुअल इनकम, और इनकम जो कि हमारी कि ड्राइव फ्रॉम आउटसाइड, डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनकम में बी इन प्लस और माइनस। ये एक मजेदार बात है। अभी तक सब लोग इनकम का मतलब यही समझते होंगे कि वो हमेशा फायदा ही फायदा है या कुछ मिले तभी इनकम है। यहाँ लॉस को भी इनकम माना जाएगा इनकम टैक्स में। लीगल है या इलीगल है ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया है। इनकम में भी लमसम, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, पर डे, किसी भी तरीके की हो सकती है, पर सोर्स डेफिनेट होना चाहिए। ठीक। इतना छोटी सी बातें अगर आपने नोट डाउन कर ली हैं, देन यू हैव वेरी अंडरस्टैंडेबल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, कि इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको समझ आने लगा होगा। ठीक। अब जो कुछ बातें आपके साथ जो थोड़ी सी रह गई थी, कि जो मैंने आगे के लिए आपको बोला था कि ये जो आपने लिखा है कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को शामिल नहीं करते, स्पेशल रेट लगते हैं, लॉन्ग टर्म को शामिल नहीं करते, स्पेशल रेट लगते हैं। ठीक। तो अभी आप रेट लिख लो जिससे आपको एक लगे कि हाँ आधी अधूरी बात मेरी
जब हम लोग चैप्टर देखेंगे कैपिटल गेन तब इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो रेट एप्लीकेबल है दैट इज 15% अंडर सेक्शन 111 कैपिटल ए। ठीक, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो रेट टैक्सेबल है वो है 15%, 111 कैपिटल ए सेक्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो टैक्स इम्पोजेबल है एट द रेट 20%। ठीक, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही एक टैक्स एप्लीकेबल है एट द रेट 10% अंडर सेक्शन 112A। इसलिए मैं अभी रेट पर ज़्यादा इस पे जा नहीं रहा था, क्योंकि कैपिटल गेन फिर पढ़ाओ, फिर बताना पड़ेगा किस पे 112A लगेगा, किस पर 20% लगेगा, किस पे 10 लगेगा। अभी आप इंफॉर्मेशन के लिए लिख लो कि जिससे जो ये नॉर्मल इनकम में कहीं ये घुसने की कोशिश करें तो आप इनको हटा दो कि भाई आप स्पेशल रेट वाले हो, आपको इसमें शामिल नहीं करेंगे नॉर्मल इनकम में, नॉर्मल टैक्स रेट से। तो हमने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेड अंडर द सेक्शन 112A। नाउ गेन्स ऑन द शेयर्स जिनकी आपने इंडेक्सेशन नहीं की एट द रेट 10%। ओके, और एक पॉइंट आपको और छूट रहा था, विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज एंड विनिंग फ्रॉम द क्रॉसवर्ड पजल्स। तो विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज एंड विनिंग फ्रॉम द क्रॉसवर्ड पजल्स आर टैक्सेड एट द रेट 30%। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या जानने की कोशिश की कि व्हाट आर द रेट्स and rates in relation with the age group of the individuals, rate of the companies, rate of the firms, surcharges, cess, then a simple calculation regarding the calculation of the total tax liability, one assignment type of question regarding the total calculation of total tax liability, the rebate under section 87 capital A, and the incomes on which the special rates are applied. As well as we have discussed the concept of income. इतनी सारी बातें आपके साथ हुई. I think so many new things are discussed today. And now it's your time. Take 1 or 2 minutes. Go through the total session. What you have listened or what you have written down. And then if you have any query, तो may feel free to ask it. आप आराम से 1-2 मिनट का समय लें. इसके बाद कोई भी क्वेरी अगर आपकी आ रही है इस पूरे सेशन में, क्योंकि कई सारी नई बातें हो गई, तो आप उसको फ्रीली पूछ सकते हैं. Yes, I am waiting for your responses. Yes, beta, any query? No sir. ओके, तो आप इसको अच्छे से घर पे भी देख लीजिएगा. फिर कोई क्वेरी आए तो आप पूछ सकते हैं. कल के सेशन में जो गिवन क्वेश्चन है उस पर काम करिएगा. जितना हद तक हो जाए आपसे बेहतर. अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा. ठीक, जो भी हो सके उस पर आप बेहतर काम करते चलिए, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा. एट द एंड अगर आप चाहेंगे कि हम 15-20 दिन में पढ़ के कवर अप कर लें, दैट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. मेरी बात एग्री करते हैं आप कि नहीं? क्योंकि Yes, हर sir. दिन एक नई, हाँ, हर दिन बेटा एक नई बात आ जाती है और कहीं ना कहीं वो पीछे से लिंक भी करती है.
देयर इज अ वेरी एम्पल स्कोप टू मिस द थिंग्स। खैर मेरी तो पूरी इच्छा है कि आप अच्छे से अच्छा सीख जाएं आप सारे लोग, पर आपको अपने एंड पे तो बेटा कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हम लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे, तो प्रीवियस ईयर में क्या एक्सेप्शंस आ सकते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, उनको डिस्कस करेंगे हम पहले। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आउटकम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर इनकम की ओर आगे बढ़ेंगे। ये भी आप शेयर कर सकते हैं, तो लोग इसको थोड़ा सा अगर देख के आएंगे देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। कम से कम टाइम लगेगा और आपका कोर्स जल्दी से और अच्छे से कवर हो जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है अगर आप लोगों ने इसको ढूंढा या सर्च किया है तो। ठीक, तो आप साथ चलते रहिए, थोड़ी मेहनत करते रहिए, रोज अगर आधा घंटा भी अगर आप इसको देते रहेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी क्लास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक्स सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा।